हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। तो भैया क्लास 9th के जितने भी हमारे बच्चे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को या मैं आशा करता हूं कि भैया आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक लेक्चर चल रहा था जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं, हम कई सारे इसके जो जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने अलग अलग दिन पे अलग अलग टॉपिक्स को करा, अलग अलग उनके जितने भी पोर्शन थे हम उसको कनेक्ट करते हुए लेके आगे लेके जा रहे हैं हमारी इस स्टोरी को। और इतिहास जो है वो हम कहानियों के जरिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इमेजिन कर रहे हैं कि यार किस प्रकार से सारी की सारी चीजें चल रही हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को बिना समय व्यर्थ करे। तो भाई देखिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, एक बार विस्तार से चलते हैं और एक बार उसका ना क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अब तक हम लोग ये जान चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब खत्म हुई। हम ये भी जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का जो दशक था यानी कि जहां से बेसिकली उसकी शुरुआत हुई थी वो पीरियड था हमारा 1700 से लेके 1799 का। इसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि 1774 में लुई 16 शासक बना था। ये भी हम विस्तार बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो ये जो डेट्स है हमारी, जितनी भी तिथियां हैं हमारी यहां पर हमारे सामने, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं अपने साथ। अब हमें अब तक एक ओवरऑल आइडिया लग चुका है। हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो फ्रांसीसी समाज था, हमारे से मतलब है अपना बना के पढ़ेंगे भैया तभी याद हो पाएगा। तो जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, ये अब तक हमने सीख लिया। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट जो है हमारा, प्रथम स्टेट में हमने क्या जाना कि भैया इसके अंदर तो पादरी और केवल चर्च के मेंबर हैं, चर्च के सदस्य हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कोई टैक्स नहीं देते, उल्टा टाइद नाम का धार्मिक कर वसूल करती है चर्च। तो एक पॉइंट तो हमने यहां ये सीखा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है द्वितीय स्टेट का, यानी कि जो सेकंड जो स्टेट थी जिसमें कुलीन वर्ग आता था उनकी बात करी जाएगी। अब ये कुलीन वर्ग जो है, द्वितीय स्टेट जो है, ये एक इकलौता ऐसा स्टेट है इन तीनों में से जिसकी सदस्यता आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसा है, रुपया है, रोकड़ा है, तो भैया जाओ कहो 150 रुपया देंगे भैया हम आपको, हमें शामिल कर लो। ठीक है, 150 रुपये ऐसा नहीं है कि 150 रुपये से हो रहा है, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो क्या है, आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, आप ज्यादा टैक्स दोगे तो आप कुलीन वर्ग में आ सकते हो। सेकंड, द्वितीय स्टेट में आने का क्या तरीका है कि आप राज परिवार की सेवा करिए। तो ये दो तरीके, टैक्स देना और राज परिवार की सेवा करना, ये दो तरीके ऐसे हैं। यदि आप इनको करते हो तो आप द्वितीय स्टेट यानी कुलीन वर्ग में आ सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि चर्च के सदस्यों को तो जरूरत है नहीं कुलीन वर्ग में आने की, फिर ये ऑफर है किसके लिए? ये ऑफर है टैक्स पेयर्स के लिए, यानी कि जो तृतीय स्टेट है, इकलौता ऐसा स्टेट है जो कि कर अदा करता है। टाइड और टाइल दोनों कर यही जो स्टेट है वो अदा करता है। अब ये वाली जो हमारी स्टेट आ जाएगी, इस स्टेट में हमारे 3 समूह हैं। अब जो ये 3 समूह हमारे हैं, ठीक है, ये जो 3 समूह हमारे हैं, इन 3 समूहों में हमारी क्या चीज बाहर सामने आती है? प्रथम समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह, यानी कि फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, जितने हमारे जो समूह है, ग्रुप्स हैं, उनकी बात करी जाती है। हमारे इन तीनों ही ग्रुप्स में जो प्रथम जो हमारा ग्रुप है वो मध्यम वर्ग से आता है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उसके अंदर। कुछ अच्छी जगह पर हैं, कुछ पे पैसा है, कुछ पे नहीं है, दोनों ही चीजें उसमें आ जाती है, कुछ पे है कुछ पे नहीं है। चलो भैया कोई बात नहीं, यदि ऐसा है तो हो जाता है, मान लेते हैं। जो हमारा द्वितीय समूह आता है, सेकेंडरी जो ग्रुप आता है हमारा, उस ग्रुप में बड़े किसान और शिल्पकार हैं, पैसा है इन पे, ज्यादा नहीं है। तीसरा जो ग्रुप हमारा आता है तृतीय स्टेट में, वो सबसे गरीब लोग हैं पूरे सोसाइटी के, पूरे फ्रांसीसी समाज के, यानी
भूमिहीन मजदूर, श्रमिक जिनके पास काम करने के लिए भूमि नहीं है, किसान है ना, लेकिन दूसरे की जमीन पे काम करते हैं, पैसा नहीं है, कुम्हार हो गए, लोहे का काम करने वाले हो गए, लोहार हो गए, या जितने भी दूसरे सदस्य हैं जो छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं, वो तृतीय समूह में आते हैं। अब चूंकि स्थिति समाज की ये थी कि ये साफ साफ बोल दिया गया था कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट कर नहीं देंगे, दोनों हमारे कर टाइल और टाइल ये केवल और केवल तृतीय स्टेट से वसूले जाएंगे, यानी सीधे सीधे तौर पर गरीबों को और गरीब बनाने की भैया स्कीम लेकर आए थे। स्कीम लेकर कौन आया? स्कीम लेकर आए हमारे लुई 16 जो शासक था, 1774 में बना था। लेकर क्यों आया? दो कारण है उसके पीछे। पहला, दो भी नहीं एक्चुअली 3 कारण है। पहला कारण है कि भाई साहब जो फ्रांस है वो लंबे समय तक युद्ध में रहा, उसके कारण जो उसके बाद धन का अभाव हो गया। सेकंड, उनका जो महल था जिसमें जो शासक निवास करता है, उसके महल के रखरखाव के लिए अच्छा खासा पैसा लगता है। अब इन दोनों के कारण, दोनों ही कारणों की वजह से जो इनका जो स्टॉक है, जो खजाना था जहां पर ये पैसा इकट्ठा रखते थे, वो कम होने लग गया, बिल्कुल ऐसा खत्म होने लग गया। तो उसको बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए लुई 16 वाला आया कि यार चलो टैक्स बढ़ा दिया जाता है, टैक्स वसूलेंगे, जनता से लेंगे भैया पैसा। अब इस व्यक्ति को इतनी अकल नहीं थी कि ये समाज की स्थिति को जान सके। ये तक नहीं समझ पाया कि भाई अमीरों से ले लो, टैक्स ले रहे हो तो गरीबों को क्यों गरीब कर रहे हो, उनके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। साथ ही साथ भाई साहब को और मजे करने थे और बर्बाद होना था। तो बर्बादी कैसे आएगी? और ज्यादा 10 मामलों में टांग अड़ा के। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था बेसिकली किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। औपनिवेशिक शासन था वहां पर अमेरिका में भी ब्रिटेन का। तो भैया वहां पर क्या करा उन्होंने कहा कि चलो भैया अमेरिका का साथ देते हैं, जरा अमेरिका का साथ देने लगे। अब अमेरिका के साथ देने गए तो भाई साहब पे 2 अरब लीवरे का तो ऑलरेडी कर्ज था, 10 अरब लीवरे का कर्ज और चढ़ गया। तो टोटल 12 अरब लीवरे के कर, लीवरे वहां की करेंसी, उसके कर्ज में क्या हुआ भैया? डूब गए पूरी तरीके से, बिल्कुल बर्बाद, डूब गए एकदम, बिल्कुल गहराई तक उतर गए। अब ये स्थिति आ गई, कर्ज और बढ़ाना पड़ा। कर्ज बढ़ाया, महंगाई बढ़ी, लेकिन वहां के जो निवासी हैं उनका वेतन नहीं बढ़ा भैया। तो क्या हुआ? वेतन कम है, महंगाई ज्यादा है, भुखमरी बढ़ेगी, साथ ही साथ महामारी आई और इसी के साथ मौसम की मार पड़ी। तो जो इनका मुख्य आहार है, पाव रोटी जो इनका मुख्य आहार है, वो इनसे छिनने लगा, यानी कीमत बढ़ गई उसकी। एक आम नागरिक, गरीब व्यक्ति उसे खरीदने की स्थिति में नहीं था। अब आपने पैसे बढ़ा दिए, सेविंग नहीं हो रही है, रहने के लिए घर नहीं हो रहा है, खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिल रही हैं। अब ऐसी स्थिति में भैया लोग गुस्से में ना आए तो क्या होगा? गुस्से में आएंगे। लेकिन जो गरीब तबका था हमारा, उनके बस की नहीं था लड़ना, क्योंकि वो जो कोशिशें कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको एक डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो इन्होंने दुखी आकर क्या करा? कहा मध्यम वर्ग से, यानी तृतीय स्टेट का प्रथम समूह मध्यम वर्ग, उनको बोला कि भाई साहब अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इस क्रांति को आगे लेके जाएंगे। और मध्यम वर्ग ने ऐसा किया भी। कारण क्या था? बेनिफिट क्या था कि एक तो उनकी आर्थिक स्थिति उन निचले दोनों समूह से थोड़ी सी बेटर थी, दूसरा उन्हीं के समूह के लोग कुलीन वर्ग में गए थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं वहां से एक इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल ही रहा था, थोड़ा बहुत सही पर मिल रहा था। तीसरा, शिक्षा, ये लोग शिक्षित थे और शिक्षित होने के कारण ये लोग समाज में ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को कर पा रहे थे, इन पे रिसोर्सेज ज्यादा थे, संसाधन थोड़े से ज्यादा थे। तो ये एक फर्क आया। अब सवाल आता है कि क्रांति की शुरुआत एग्जैक्टली कहां से हो गई? ये जो 89 जो है डेट हमारी, ये एक्चुअली कहां से एकदम जन्मी, कहां से एकदम इतना रौद्र रूप देखने को मिला? तो क्रांति की शुरुआत हुई टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ। लुई 16वें ने क्या करा? टैक्स बढ़ाने के लिए एक जनरल असेंबली बुलवा ली। कहा कि चलो भैया एक जनरल असेंबली बुला लेते हैं। 5 मई 1789 को दिन कुल 1200 प्रतिनिधि एक आलीशान भवन में असेंबली में इकट्ठे हुए। कितने इकट्ठे हुए? जो उनका महल था उसमें 1200 लोग उन्होंने बुला लिए कि भैया चलो असेंबली होगी, टैक्स बढ़ाने के ऊपर बात करनी है। जनसंख्या पूरी नहीं बढ़ाई, ये असेंबली थी। इनमें पहले और दूसरे स्टेट में 300 प्रतिनिधि थे, यानी कि प्रथम
300 थे, सेकंड में 300 थे और तृतीय के 600 थे। अब आप कायदे से देखें 300, 300 और 600, पहले और दूसरे स्टेट में कितने से? 2 कतारों में बैठे थे और उनके पीछे तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों को खड़ा किया गया। सबसे बड़ी बात तो यही कर दी गई कि तृतीय स्टेट के जब सदस्य आपने बुलाए हैं तो आपने उन्हें खड़ा क्यों रखा? इतनी बेइज्जती आपने उनकी क्यों करी बड़ी महफिल में? एक तरीके से उनके पीछे तीसरे खड़े हो गए। किसानों और मजदूरों को असेंबली में जाने की अनुमति मिली ही नहीं, यानी कि किसान और मजदूरों को तो जाने ही नहीं दिया। लेकिन उनकी शिकायतों को लेकर 40,000 चिट्ठियां तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा लाई गई थी, यानी कि 40,000 जो लेटर्स से चिट्ठियां जो थी वो लेकर आए थे तीसरे स्टेट के 600 लोग कि भैया कैसे भी करके हमारे जो साथी हैं उनकी आवाज इन तक पहुंचा दें कि भैया बहुत बुरी हालत है, टैक्स मत बढ़ाओ, बढ़ा रहे हो तो हम पे कम और प्रथम और द्वितीय स्टेट पे ज्यादा लगाओ। अब उस समय के अनुसार हर स्टेट का एक वोट था। ध्यान से समझो इस चीज को, यानी कि प्रथम में जिसमें 300 लोग थे, सेकंड में जिसमें 300 लोग थे और तीसरे में जिसमें 600 लोग थे, इनका एक वोट है, इनका भी एक वोट है और इनका भी एक वोट है। अब क्योंकि पूरे की पूरे स्टेट का एक वोट है, बेशक इसमें 600 लोग हों लेकिन उन 600 की 600 का एक ही मत होगा। और मत किस बात से हुआ कि टैक्स बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए, और लिया जाए तो किससे लिया जाए। अब भैया एक बात बताओ, सारी मदद बातचीत एक तरफ, लेकिन खुद पर कोई लेना नहीं चाहता। ये दोनों एक साथ मिल जाते थे क्योंकि ये टैक्स से बच रहे थे। इन्होंने कहा कि यार चलो भैया टैक्स वैक्स नहीं देना है। अपना यहां पर क्या बना? 2 वोट बने, 2 वोट बने यहां, 1 वोट बना यहां, 2-1 से भैया इन्होंने जीत हासिल कर ली। अब क्योंकि ये जीत गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिल गए हैं, अब मिल गए हैं क्योंकि, तो जीतने के साथ क्या आ गई बात सामने कि यार अब तो भैया मानना पड़ेगा। वोटिंग हुई है असेंबली में, कहने को वोटिंग हो गई है, लेकिन भैया वोटिंग किस बात की? तुमने तो आउट नंबर कर दिया ज्यादा लोगों को, उसके बावजूद भी लुई 16 ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कौन से खारिज कर दिया? किस प्रस्ताव को? कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों का कहना था कि हर प्रतिनिधि का एक वोट हो और फिर वोटिंग करवाई जाए, कि हर उसका एक वोट हो। क्यों? ऐसा करने से क्या हो जाता? ऐसा करने से 600 और 600 वोट आ जाते, टाई हो जाता। वो चाहता नहीं था टाई होना। अब ऐसी स्थिति में इसके विरोध में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि उस सभा से बाहर चले गए कि भैया तुम्हारे बस की नहीं है देश को चलाना, तुम्हारे कोई है ही नहीं, तुम राजा नहीं हो भैया, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम हो बुद्धि बेवकूफ आदमी, तुम्हें करना ही नहीं, तुम्हारे बस की नहीं है, हम भैया अपना निकल रहे हैं यहां से, तुम अपना संभालो। अब 20 जून को तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में जमा हो गए। कहां जमा हो गए? वर्साई का एक टेनिस कोर्ट था, वहां पर ये जमा हुए। इन्होंने एक नेशनल असेंबली की घोषणा करी। अब इन्होंने जमा हुए, इकट्ठे हुए बात करनी थी, तो इन्होंने नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी और उन लोगों ने कहा कि जब तक एक नया संविधान तैयार नहीं होगा वे वहां से नहीं हटेंगे। कि भैया अनशन पे बैठ जाऊंगा, अब नहीं उठूंगा, मर जाऊंगा लेकिन उठूंगा नहीं, नया संविधान लाओ और ये बेकार के टैक्स वैक्स हटाओ। ये बात थी उनकी सीधी स्ट्रेट, सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं है? सीधी बात और नो बकवास चल रही है भैया यहां। लेकिन संविधान लिखने का काम मिराबियो और आबे सीए के नेतृत्व में होना था। मिराबियो एक कुलीन परिवार के से और आबे एक पादरी थे, तो यानी कि एक तो पादरी था और एक कुलीन परिवार से था। इन दोनों के सामने ही काम होना था, लेकिन वे दोनों भी जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। यहां से पॉइंट समझ के आता है आपका कि मिराबियो और कौन से थे हमारे दूसरे? आबे कुलीन थे, पादरी थे, लेकिन ये दोनों ही बेसिकली क्या थे? अधिकारों के खिलाफ थे, यानी कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार के खिलाफ।
अब क्योंकि ये इसके खिलाफ थे तो एक उम्मीद जगी कि यार हो सकता है, एक रोशनी की एक उम्मीद जगी है हमारे अंदर कि यार शायद अब हमारी जीत हो जाए, क्योंकि एक पादरी और एक कुलीन, ये दो व्यक्ति तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दो परिवार तो हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं। समझे कि अब मध्यम वर्ग तो लड़ ही रहा था, मध्यम वर्ग से ऊपर उठ के भी दो ऐसे लोग सामने आए, दो ऐसे परिवार सामने आए जिन्होंने ये दिखाया कि यार हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। उस साल घोर सर्दी के कारण फसल तबाह हो गई थी। किस साल की बात हो रही है? जब फ्रांसीसी क्रांति उभर रही थी, 5 मई उसी के आसपास की बात कर रहे हैं हम, जिससे पाव रोटी की कीमत बढ़ गई है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ना, अब कीमत बढ़ गई है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, डिमांड सप्लाई आप जानते हैं ना, मांग बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसको पूर्ति। अब आप मानिए इस बात को, कीमत के बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डिमांड है एक्स की, या इसको यूनिट में लेके नहीं बजाय इस तरीके से समझते हैं, डिमांड है कि भैया 50 पाव रोटी चाहिए हमें, पाव रोटी की बात करते हैं, 50 पाव रोटी चाहिए। मांग है, सप्लाई जो हो रही है वो हो रही है 30 की, यानी कि अगर मैं प्रतिदिन 50 की मांग है और 30 की सप्लाई है, अगले दिन फिर 50 की मांग होगी, 30 की सप्लाई होगी, कितने बढ़ गए? अभी तो 20 का गैप था, फिर 40 का गैप हो जाएगा। फिर जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है प्रतिदिन, भाई एक बात बताओ, 50 की मांग यहां, 50 के अगले दिन, 50 के अगले दिन, 50 के अगले दिन, फिर उसी हिसाब से भैया 30, 30, 30, 30, तो प्रतिदिन कितने का बढ़ रहा है? 20 का बढ़ा यहां, फिर 20 का यहां बढ़ा, 20 का यहां बढ़ा, 20 का यहां बढ़ा, 20 का यहां बढ़ा, 1 2 3 4 5 5 100, यानी कि 100 का आंकड़े का डिफरेंस तो भैया यहीं आ गया, 100 का डिफरेंस तो यहीं पे ही आ चुका है। कैसे करोगे डिफरेंशिएट? भैया 100 का आंकड़ा तो यहीं आ गया है भाई, 100 नंबर जो है वो तो यहीं आ गया। यानी कि क्या हो रहा है भैया, सप्लाई तो हो ही नहीं रही, कमी आती जा रही है, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ना, लोगों के भूखे होने की संख्या बढ़ रही है, होने से आक्रोश बढ़ रहा है, 10 दिक्कतें बढ़ रही हैं, और धीरे धीरे यह आंकड़ा भी प्रतिदिन बढ़ रहा है, नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि सप्लाई उतनी नहीं है, डिमांड ज्यादा है, क्या करेंगे? सप्लाई का फायदा उठाएंगे। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, कीमत जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा कीमत बढ़ाने से यह है कि यार मांग कम हो जाए, मांग को कम करना बेसिकली। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं, स्थिति समझा रहा हूं मैं पूरी, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ, इसको इस तरीके से समझाया जा सकता है कि आप दूध बेचते हैं, आपके पास 2 भैंसें हैं जो कि प्रतिदिन 20 लीटर के करीब दूध देती है। चलिए भैया 20 लीटर दूध देती है, आप अपने पूरे की पूरे मोहल्ले में दूध देते हैं, और उनमें से एक भैंस ने दूध देना कर दिया बंद कुछ महीने के लिए, कारण कुछ भी हो सकता है, तबीयत नहीं थी या जो भी रीजन था। अब दूध कितना आ रहा है? 10 किलो आ रहा है, 10 लीटर के करीब दूध आ रहा है। अब जो ये 10 लीटर दूध है, इससे पूर्ति तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि मांग तो 20 की थी भैया, पूरा जा रहा था। अब 10 कम हो गया है तो मतलब क्या करोगे? आसपास कईयों का बंद करोगे दूध तुम। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे भैया? घर घर जाके बोलोगे कि यार आप ना, मैं आप देना चाहता हूं पर दूध नहीं है, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसका दूध बंद नहीं कर सकता, तो मैं आपका दूध बंद कर रहा हूं। कैसा लगेगा? है भाई, सामने वाले से आपकी ना चाहते हुए भी बात बिगड़ ही जाएगी, फ्यूचर के लिए कहेगा यार सामने वाले ने ऐसा क्या कर दिया, हम भी तो इसके साथ ही, हमने कितना कुछ किया है इसके लिए, हमारा बंद कर रहा है बट सामने वाले का बंद नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे गड़बड़ हो रही है। ऐसी स्थिति में समझदार व्यक्ति क्या करेगा यार? ये करेगा कि यार 10 लीटर दूध है, काम करता हूं अभी 60 रुपए लीटर दे रहा हूं, पर लीटर दे रहा हूं, 60 रुपीज पर लीटर, काम करता हूं इसी दूध को 80 रुपए कर देता हूं, और कह दूंगा कि भैया महंगाई बढ़ रही है, मेरे हाथ में नहीं है, सभी के लिए ही मैंने 80 कर दिया है।
ऐसी स्थिति में क्या होगा, आधी दुनिया कहेगी वो ये और बोल देगा कि आप अभी थोड़ी महंगाई ज्यादा है, दूध कम आ रहा है तो बड़े खर्चे हो रहे हैं, कीमत बढ़ानी पड़ी है, कीमत कम होगी तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अभी नहीं लेंगे। अब उस स्थिति में ऑटोमेटिकली केवल वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे जिनके पास इतना पैसा होगा, और जिनको उससे बना के रखनी है या जैसा भी इक्वेशन है जो भी है उनकी इक्वेशन। तो इस स्थिति में उसने क्या करा, दिमाग का प्रयोग करा, बुद्धि का प्रयोग करा और कीमत बढ़ा दी। कीमत बढ़ाने से जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, डाउन आ जाएगी। कीमत बढ़ेगी, डिमांड डाउन आएगी, मांग डाउन आएगी, तो जो सप्लाई है जो 30 भी पहले पूरी नहीं पड़ रही थी अब वो 30 पूरी पड़ने लगेगी। समझना मेरी बात को। तो ये कॉन्सेप्ट है इनका पूरा, किस प्रकार से इन्होंने पूरे की पूरे को एक को बढ़ा के दूसरे को कम करके तीसरे से काम चला लिया। क्लियर है सभी को? आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो साथ साथ इतिहास के आज आपने अर्थशास्त्र भी सीख ली। इकोनॉमिक जो है भैया, हमारी अर्थशास्त्र जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है। उस साल घोर सर्दी के कारण फसल तबाह हो गई और पाव रोटी की कीमत बढ़ा दी गई। अब मुनाफरखोरों ने पाव रोटी की जमाखोरी भी शुरू कर दी थी। एक दिन काफी देर तक कतार में खड़े रहने के बाद महिलाओं ने एक बेकरी पर धावा बोल दिया, अटैक बोल दिया महिलाओं ने कहा, अरे जमाखोरी करते हो, कालाबाजारी करते हो, ब्लैक में बेचते हो, 50 की चीज है तुम 80-80, 90-90 रुपए में बेच रहे हो। विरोध को कुचलने के लिए पेरिस में सेना बुला ली गई थी। उसके विरोध में भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोल दिया और उसे नेस्ता नाबूद कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, सेना बुला ली पेरिस कि यार सेना जल्दी भेजो भाई, लुइस वगैरह कह रहा सेना को भेजो भैया, धावा बोल दिया है बेकरी पे, ऐसे कैसे चले गए, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। भाई साहब लॉ एंड ऑर्डर संभालने गए और उसके विरोध में और बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और भाई साहब इन्होंने, जनता ने 14 जुलाई को बास्तील पर ही धावा बोल दिया और वहां पर नेस्तनाबूत उस पूरे स्थान को कर दिया। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार का पूरा की पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन के आ रहा है यार। एक के बाद एक घटनाएं हुई जा रही हैं, कहानी चली जा रही है और एक के बाद एक चीज बिगड़ती और सही होती जा रही है। चलिए कोई बात नहीं। उस समय पर एक अफवाह फैला दी गई। फैला क्या दी गई कि सेना को आदेश दिया गया है कि फसल को बर्बाद कर दे। अब ये भाई साहब जिन्होंने ये अफवाह जो है फैलाई वो भाई साहब यहां पर खेल गए। तो फ्रांसीसी क्रांति का श्रेय इस अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को जाता है। ठीक है, ये मैंने सींग विंग बना दिए हैं इसके ऊपर ताकि थोड़ा सा रोब लगे और डेविल वाला एकदम डरावना लगे हैं। तो ये व्यक्ति भाई साहब बड़े तेज निकले यहाँ पे। इन्होंने चुप क्या करा, इस तरीके की अफवाह फैला दी कि भैया सेना जो है आपकी फसल बर्बाद करने जा रही है, करो कुछ। अरे कुछ तो करो, वैसी कंगाली है। अब भैया गरीब व्यक्ति है, पूरा वर्ग सोचने लगा कि यार फसल बर्बाद करेगी हमारी, ऐसे कैसे फसल बर्बाद कर देगी हमारी, पहले ही हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, पाव रोटी नसीब नहीं हो रही है हमें, भूखा आ रहा है हमारा। कहती है इनकी तो अभी बताता हूं मैं इनको, अभी पकड़ते हैं इनको, देखते हैं किसमें कितना है दम। फिर आतंकित होकर किसानों ने गांव में किलो पर हमला कर दिया। किला होता है ना भाई, है ना, इस तरीके की आकृति होती है। है ना, कुछ इस तरीके की आकृति होती है, बड़ा एकदम विशाल। और अनाज को लूट लिया। यानी कि भाई साहब इन्होंने तो अलग ही अफवाह कर दिया। ये बंदा जो चुप यहां खेल गया है, इसने क्या अफवाह फैला दी। अफवाह फैलाने से किसान भड़क गए, उन्होंने अटैक कर दिया किलों पर। है जैसे आपका रेड फोर्ट है भारत में, किला है वो लाल किला उसको हम बोलते हैं, उसी प्रकार के किले। हमला बोल दिया, अनाज लूट लिया। कहते हैं अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं बताता हूं तुम्हें कैसे करना है। अरे अनाज को ही लूट ले गए। क्या कर गए, अनाज को ही लूट ले गए भैया, पकड़ लिया अनाज और ले गए अपने साथ। लगान संबंधी फाइलों को जला दिया गया। यानी कि अब और ज्यादा भयंकर मामला हो गया। अब वो कह रहे हैं और एक काम करो, इतना काम कर ही लिया है तो जरा ये लगान वाली फाइलें भी जला दो यार, ना रहेगा सबूत, ना मांगेंगे हमसे जमीन या ना ही हमसे मांगेंगे कर। तो भैया जितनी भी लगान संबंधी जो फाइलें थी
जो उन्हें उनसे ब्याज वगैरह लगा लेना था वो सब जला दिया, प्रूफ खत्म, डेड, गुड बाय। उस आंदोलन में कई लोग मारे गए। अपनी जान बचाने के लिए पहले और दूसरे स्टेट के कई लोग पड़ोसी देशों में भाग गए। यानी अब प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट ने अपनी मजे जो थे कुलीन वर्ग और पादरी चर्च वालों ने ले लिए थे। अब वो समझ गए थे कि अब किसानों की जो टोली है ना, कुछ इस तरह के भैया आक्रामक लोग, आक्रामक क्या थे, ये बड़ा ड्रामा बना है भाई। तो ये लोग अटैक करने के लिए भैया इस पर अटैक कर रहे हैं कि भैया खतरा है हमें इनसे, अब इनको हमें नेस्ता नाबूद कर देना है। समझे कि नहीं समझे? आखिरकार हुआ क्या? दोनों वर्ग तो भाग रहे हैं विदेशों में बच के, जान बचा के। हुआ ये कि 16 ने, यानी कि लुई 16 जो था, उसने अपनी हार मान ली। लुई 16 ने बोला कि यार चलिए ठीक है, माफी दे दीजिए, हो गया है मेरा, मैं हार रहा हूं। और नेशनल असेंबली को मान्यता देने का तैयार हो गया। वो कहता है कि चलो ठीक है, आपकी जो मन है आप करिए। और 4 अगस्त 1789 को टैक्स, सामंती व्यवस्था और कुलीन तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कब करा गया? और चर्च की जमीन को जब्त कर लिया गया। यानी कि चर्च की जमीन अब चर्च की नहीं रही है, जब्त कर लिया है उस जमीन को, और इससे सरकार को 2 बिलियन लिवरे की संपत्ति हासिल हो गई। यानी कि जिस पैसे के लिए भैया भटक रहे थे वो, उनको अब वही पैसा जो है वो मिल गया है। ध्यान रखना है 4 अगस्त का, यहां पर 4 अगस्त का है। और ये जो मामला था हमारा पूरा, पांच मई से लेके और 4 अगस्त, ये पूरा मामला यहां तक चला। और 4 अगस्त को व्यवस्थाएं जो थी हमारी, ये सारी की सारी, इनको रद्द कर दिया गया। इनको कह दिया गया कि चलो भैया ठीक है, जैसा तुम्हारे मन में है तुम करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, हमारा हो चुका है जो था लॉस। ठीक है, संपत्ति वगैरह बेच बाज दी। अब चूंकि संपत्ति बेच दी गई है, अब संपत्ति बेच दी है तो भैया क्या ही होगा? हाँ, अब संपत्ति बेच दी है तो यहां से आपको लग रहा होगा कि यार बस जीत हासिल हो गई है, बहुत हो गया। अरे भैया जरा डेट को देखो, ये भी 1789 था और ये भी 1789 है, तो कायदे से अभी तो शुरुआत ही हुई है और कितना कुछ हमने पढ़ लिया है। यानी अभी तो हम पहले ही साल में हैं, पहला ही साल खत्म नहीं हुआ, 89 से 90 नहीं आया। लुई सोलवे भाई साहब की हार हो चुकी थी, उनको पूर्ण रूप से हरा दिया गया था। क्लियर है? तो आज की हमारी जो ये क्लास है बेटा, ये यहीं तक है। बता देता हूं मैं, L4 हमने करा है, मैंने आपको शुरुआत में सारी डिटेल भी दे दी थी। उसके बाद हमने क्रांति की शुरुआत के बारे में जाना कि शुरुआत हुई कैसे, जो लुई सोलवे ने कितनी बड़ी गलती करी। पहले तो अपनी पुरानी गलतियां, फिर असेंबली बुला ली, असेंबली में तीनों वर्गों को बुला लिया, जिसमें जो गरीब तबका था उसको आने ही नहीं दिया, प्लस पूरे असेंबली में जो हमारे 3 स्टेट थे उनका 1 वोट माना गया, यानी पर स्टेट 1 वोट। ऐसी स्थिति में भैया पहला और दूसरा स्टेट कहां छोड़ता आपको, है ना? उन्होंने तो भैया कहा कि नहीं, हमें तो यही चीजें पसंद है, आप ऐसे ही चलने दीजिए पूरा सिस्टम। चलो भैया चलने दिया सिस्टम, नहीं माने वो, इन्होंने बहिष्कार कर दिया, मीटिंग बुला ली। वहां पर भाई साहब हमारे एक ऐसे व्यक्ति मिले, क्या कहते हैं, जिन्होंने क्या कर दिया, थोड़े बहुत टाइम के बाद ना अफवाह फैला दी हमारे खुराफाती आदमी। अब जो ये खुराफाती आदमी जो था हमारा, इसका पता नहीं लगाया जा पा रहा भैया कौन था ये अगर व्यक्ति हमें मिल जाए तो जरा इस व्यक्ति को हम 1-2 उपाधि दें कि भाई साहब काम तो आपने क्या करा है, बड़ा ही शैतानी वाला करा है, बड़ा ही चुपके से आपने आग दे दी। और भैया कहां से वो चीज कहां पहुंची। एक चीज इसमें गलत हुई, वो थी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो जान तो गरीब तबके को वैसे भी गंवानी पड़ रही थी, भूखा रह के, महामारी का शिकार होके, बीमारियों का शिकार होके गरीब तबका वैसे भी मर रहा था।
अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें तो एक बार को अगर हम देखते हैं तो हम ये भी जायज समझ जाते हैं कि यार अगर आप रेवोल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भैया जाएगा ही जाएगा, कहीं तो गुड बाय टाटा होगी ही होगी। फिर ये भी तो कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे थे। कई बच्चे सोचेंगे अरे भैया ऐसे मत बोलो यार, मर गया कोई, जान चली गई कई लोगों की। अरे भाई जान तो जा ही रही थी, ये भी तो सोचो, जान तो जा ही रही थी। गरीब लोग बेचारे भूख से इनसे मर ही रहे थे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कई बार कुछ बड़ा पाने के लिए इन चीजों से गुजरना पड़ता है। ये चीजें रियलिटी है भैया, प्रैक्टिकल है। अगर हम बात करें महाभारत की ही बात कर लेते हैं तो वहां पे भी क्या हुआ, यही तो हुआ। कई लाखों मरे, सैनिक मरे, पूरा की पूरा कौरव परिवार खत्म हो गया। पांडव परिवार में केवल पांडव बचे थे, बाकी सब मर गए थे, है कि नहीं है? और किस लिए हुआ? ताकि सत्य की जीत हो सके, सच्चाई जीत सके, साथ ही साथ जो करुणा है, कंपैशन जो है वो वापस से स्थापित किया जा सके समाज में। ये विजन था, है ना? विजन था कि नहीं था? कृष्ण जी का विजन था, ये सोच थी उनकी कि यार होना बहुत जरूरी है। अगर वो भी यही सोचते कि अरे भैया रिवॉल्यूशन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा और लोग मरेंगे, तो भैया लोग तो पहले ही जान गंवा ही रहे थे। तो हमारा जो अभी तक चैप्टर जो था, या हमने अब तक जितने भी चीजें पढ़ी थी, उन सभी चीजों से हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो हम केवल यहां तक पहुंचे हैं। अभी तो भैया मंजिल जो है वो बहुत ज्यादा दूर है। और हमारे जो लेक्चर्स होंगे ना, ये समय पूरा लेंगे भैया, क्योंकि बढ़िया तरीके से आपको चीजें करवाई जा रही हैं। हमारी ये क्लास जो है बेटा ये समाप्त होती है अब। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी और क्लासेस के साथ मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ता रहूंगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, एक अगले लेक्चर के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।